Sodium hydroxide is the strongest base because it can ionize completely in the water, as compared to acetic acid is a weak acid because it can not easily ionize in the water. तो आयोनाइजेशन की टेंडेंसी की एबिलिटी तो किसी भी बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। आई थिंक कि आप सारों को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड because they ionize completely in the aqueous solution. Sodium hydroxide strong bases because they are completely ionized in the water or in aqueous condition. तो जो कम आयोनाइज होंगे they are weak acid. The weak acid and bases they are very important. They are very important because there is equilibrium between the product and the reactant, and due to this equilibrium they have special properties for establishing the buffering system, and this buffering system is a very important key role in whole universe, not only for human being but in every living organism. The buffering system is very important, not only in living organism but also in the laboratory for the in vitro, in vivo experiment. That is very important. Acid may be defined as the proton donor. Acid वो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि होती है और जो चीजें एक्सेप्ट करती हैं वो बेसिस होती हैं। प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला एसिड और बेस कहलाता है रिस्पेक्टिवली। A proton donor and its corresponding proton acceptor make a conjugate acid base reaction. इसकी एग्जांपल ये है which has ability to donate the proton. तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और एसीटेट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ये दोबारा एक्सेप्ट करके दोबारा एसिटिक एसिड बना सकता है। इसी वजह से कहते हैं कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये और इस पूरे रिएक्शन को कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। एंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शन is a reversible reaction which is important for the establishing the buffering system. अगर हम इस वीक एसिड की बात करें और इस का एक जर्नल रिएक्शन बनाएं तो ये एसिड को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और ये एसिड है, ये प्रोटॉन है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर हम इसकी के इक्विवेलेंस लें तो ये इसकी कंसंट्रेशन, दीज आर द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और क्योंकि ये एसिड है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे के ए का नाम देंगे।
एज कंपेयर टू के इक्वलेंस। अब जो के ए की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी द अमाउंट ऑफ और द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम इसको कहें कि दिस इज आल्सो द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये भी ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कैन बी पॉसिबल। अगर हम कहें कि अगर ये मिकदार ज्यादा हो जाए, यानी कि एसिड और बेस, प्रोटॉन और कॉन्जुगेट बेस, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो के ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो के ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये कम हो जाएगी। जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, दे कैन आयोनाइज इजीली। जितना एसिड वीक होगा तो प्रोडक्ट कम बनेंगे और इसकी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है के ए वैल्यू represent the strength of an acid or base। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड सच एज फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हैव लार्जर डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक एसिड सच एज मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट हैव अ स्मॉलर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हम इस टेबल को देखें के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं। अगर किसी एसिड के पास 3 प्रोटॉन हो, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, किसी एसिड के पास 3 प्रोटॉन है तो पहले प्रोटॉन को निकालना इजी होता है, यानी कि that can easily remove from the acid। जब वो रिमूव हो जाता है तो पिछले वाला जो प्रोटॉन होता है उस पूरे फार्मूले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि उस प्रोटॉन को, जो रिमेनिंग प्रोटॉन है उन पे ज्यादा अट्रैक्शन कर देते हैं। तो जब पहला प्रोटॉन रिलीज होगा तो दैट कैन इजीली रिलीज एज कंपेयर टू रिमेनिंग प्रोटॉन। अगर हम दूसरा प्रोटॉन लेने लगेंगे तो वो इतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा जितना पहला होगा, क्योंकि पीछे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब है पहला प्रोटॉन रिलीज होगा तो उसकी के ए वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दूसरा प्रोटॉन जो रिलीज होगा। जब तीसरा प्रोटॉन रिलीज होगा तो उसकी के वैल्यू कंपैरेटिवली डिफरेंट होनी चाहिए। जितनी इजीली वो रिलीज करता है उतनी के वैल्यू ज्यादा होगी, जितना डिफिकल्टी रिलीज करेगा उतनी के वैल्यू कम होगी। इसकी मिसाल मैं यूं दिया करता हूं कि अगर एक बंदे को भूख लगी हुई है, ही इज वेरी हंग्री, और उसके पास सिर्फ एक ही रोटी है, तो सामने वाला दोस्त अगर उससे रोटी मांगे तो वो आधी रोटी इजीली दे देगा, क्योंकि उसे इत्मीनान है कि आधी रोटी मेरे पास है तो मैं अपनी भूख मिटा सकता हूं। लेकिन कोई उससे वो आधी से आधी पार्ट भी मांगेगा तो वो इतनी जल्दी नहीं देगा। अगर वो आधा पार्ट भी दे देता है तो उससे जो रिमेनिंग है वो इतनी जल्दी नहीं देगा। तो जितना भी एसिड प्रोटॉन को है उतना वो वीक होता है, उतने प्रोडक्ट कम बनते हैं।
जितने प्रोडक्ट कम बनेंगे उतना वो वीक होगा, जितना वो वीक होगा उतनी के ए की वैल्यू कम होगी। ये जरा देखते हैं जी, ये इस ग्राफ के अंदर ये पीएच वैल्यू दिखाई हुई है 1 से लेकर 14 तक, और यहां पे उन्होंने एसिड के इस एसिड की, तो ये H3PO4 है, इसने पहला प्रोटॉन इजी रिलीज कर देना है। तो अगर हम पहले प्रोटॉन की के ए वैल्यू देखें तो 7.25 इंटू 10⁻⁻7 है, और इसकी जो पीएच फॉल करेगी वो 2 और 3 के दरमियान में फॉल करेगी। अगर दूसरा प्रोटॉन रिलीज करेगा तो उसकी वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि इससे बहुत कम है, तो उसकी पीएच उतनी बेसिक की तरफ चली जानी चाहिए। अगर तीसरा प्रोटॉन वो रिलीज करेगा जो कि बहुत मुश्किल रिलीज करता है, तो जितनी मुश्किल से रिलीज करेगा उतना वो वीक एसिड होगा, तो उसकी पीएच जो के ए वैल्यू है वो उन दोनों से भी कम हो जाएगी, कि बिकॉज दिस इज -13, दिस इज -7, दिस इज -3, तो ये बेसिक में फॉल करेगा। अगर हम बात करें डाइप्रोटिक एसिड, दिस इज आल्सो सेम, पहले के लिए वो पीएच ज्यादा है, यानी कि एसडी के रेंज में है, दूसरे के लिए वो बेसिक रेंज में चला गया। की प्रोटॉन रिलीज करेगा और इसकी पीएच ये फॉल करेगा। अगर हम डाइप्रोटिक ग्लाइसिन कार्बोक्सिलाइड की बात करें तो वो पहले के लिए इसमें स्टिक में फॉल करेगा, दूसरे के लिए बेसिक में चला जाएगा। अब जितनी भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, पी के ए वैल्यू ऑलवेज इज द नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ये उसका उलट होता है, रिवर्स होता है। तो पी के ए वैल्यू, जिसकी पी के वैल्यू ज्यादा है उसकी पी के ए वैल्यू कम होगी, इनवर्स है दोनों। फॉर एग्जाम्पल इसकी के ए वैल्यू ज्यादा है तो पी के ए वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दिस वन। इसकी पी के ए वैल्यू बहुत कम है तो पी के ए वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी। तो यह है ऑन द बेस ऑफ डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन, उसकी के ए वैल्यू रिलेशन विद द पी के ए वैल्यू। अगर हम वीक एसिड की बात करें बच्चों, तो ये एक टाइट्रेशन कर्व बनाता है। इसको सिंपल मैं इस ग्राफ से जाहिर करूंगा। टाइट्रेशन के अंदर आपने अगर ये एग्जांपल उस पर मुकम्मल फिट तो नहीं बैठती, लेकिन मैं आमतौर पर समझाने के लिए ये एग्जांपल कोड करता होता हूँ कि जब आप लेबोरेटरी के अंदर टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं, तो एक तरफ एसिड लेते हैं, दूसरी तरफ बेस लेते हैं, इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि वो डिसोसिएशन ऑफ एसिड को जाहिर करता है कि डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हुए हैं, और उस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बेस पे हम बेसिकली उसको एसिड की वैल्यू देते हैं कि इसमें एसिड ज्यादा है, ये इसमें मोलैरिटी कम है, ये ज्यादा है। अब जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो पहला ड्रॉप जब नीचे गिरता है तो नीचे इंडिकेटर का कलर एक तब्दील है, क्योंकि उसने रिएक्शन हुआ और उसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट, हम ड्रॉप डालते जाते हैं, कलर में तब्दीली आनी चाहिए, आती जाती है, लेकिन साथ डिसअपीयर हो जाती है। फिर एक लम्हा ऐसा आता है जहां पे अगर हम एक ड्रॉप, एक मॉलिक्यूल भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो बेस की तरफ चला जाएगा।
या वो एसिड की तरफ चला जाएगा। तो उस वक्त जो होती है ना वो वैल्यू वो बताता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया, सारे के सारे एसिड खत्म हो गए और बेस की तरफ चलना शुरू हो गया। इसी तरीके से यही फिनोमेना हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये जो टाइट्रेशन है, अगर वीक एसिड की बात की जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। एक लम्हा आता है कि जहां पे, ये स्पेशली बात कर रहा हूं बफरिंग सिस्टम की, कि जैसे जैसे हम उसमें बेस डालते जाते हैं तो एक लम्हा आता है जहां पे के ए वैल्यू बराबर हो जाती है पीएच के। दैट इज नाउन एज मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे जितनी के पी के ए वैल्यू होती है उतनी पीएच होती है, उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। उसके नीचे और उससे ऊपर उस बफर की बफरिंग कैपेसिटी कि अगर हम एक ड्रॉप थोड़ा सा एसिड डालते, बफर एक ऐसी चीज होती है जिसमें थोड़ा सा एसिड डालें, थोड़ी सी बेस डालें, तो उसकी पीएच में इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ड्यू टू इक्विलिब्रियम। और दैट रेंज इज नाउन एज बफरिंग रीजन। इसका बफरिंग रीजन 3.7 से लेकर 5.7 के दरमियान में है। इसके दौरान ये अपनी पीएच को एडजस्ट है। लेकिन अगर इससे वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती, वो एडजस्ट नहीं कर पाता और उसकी जो बफरिंग सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक स्टेमिना किसी भी जो प्लेयर का होता है ना, उसका एक स्टेमिना होता है, उससे थोड़ा सा आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है। अगर उससे ज्यादा आगे जाएगा तो फटीग पड़ने के चांसेस होते हैं। तो उसका उस स्टेमिना को हम नाम देते हैं मिड पॉइंट। ये बिल्कुल ग्राफ, दूसरा भी ग्राफ इसी तरीके से ही है जिसमें मुख्तलिफ उन्होंने एसिड यूज किए हुए हैं। फास्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो उन्होंने सारों के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसी बफरिंग सिस्टम की बिना पे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये बफरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिसाल देता हूं, आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस इज पीएच डिपेंडेंट। अगर हम अपनी बात करें ना, माउस से एनस तक, ब्लड से लेकर सेल के प्लाज्मा तक, हर जगह पे बफरिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम माउथ की बात करें, मुंह की बात करें, तो वहां पे स्लाइटली बेसिक कंडीशन होती है। अगर हम सॉरी एचडी बेसिक कंडीशन होती है। अगर हम स्टोमिक की बात करें तो हाईली एचडी कंडीशन होती है, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, मुंह में जो माइलेज फंक्शन करता है उसके लिए स्लाइटली एचडी बेसिक कंडीशन देनी पड़ती है। अगर एचडी कंडीशन हो जाए तो मुंह के अंदर छाले वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है। तो स्टोमिक के अंदर क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन होनी होती है, तो वहां पे ट्रिप्सन रोल अदा करता है, तो वहां पे एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो अमाइलेजेस होते हैं और लाइपेजेस होते हैं। दे नीड टू फंक्शन टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर द अब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए बेसिक कंडीशन की जरूरत होती है। अगर ये हम अल्लाह ताला की ज़ात इसे या हम इसे डिस्टर्ब कर दें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, बिकॉज द बॉडी कैन नॉट अब्जॉर्ब द फूड इनटू द बॉडी। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर भी पीएच मेंटेन करनी होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सेल की बात करें तो वहां पे अमाइनो एसिड होते हैं, दे कैन अमाइनो एसिड के ऊपर भी चार्ज होता है
और वो भी एसिड और बेसिक कंडीशन को बहाल करने में रोल अदा करते हैं। तो सेल एंड ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्पेसिफिक एंड द कांस्टेंट साइटोसोलिक पीएच कीपिंग बायोमॉलिक्यूल्स इन देयर ऑप्टिमम आयनिक स्टेट यूजुअली द पीएच 7 pH achieved primarily biological buffering system और ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड देयर कंजुगेट बेसिस होती है। अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम बफरिंग की बात करें तो उसके अंदर फास्फेट बफर भी होते हैं, कार्बोनेट बफर भी होते हैं जो ह्यूमन सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और इसके अब यहां तक हमारा था